अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? और आपका भाई वासे हबीब आप सबके साथ एक बार फिर मौजूद है। और बात करेंगे आज, यकीनी तौर पर आप सब बड़े उतावले हो रहे होंगे, बेताब हो रहे होंगे। यकीनी तौर पर आज क्रिकेट की हिस्ट्री में आज से कबल 37 साल हो गए हैं। 37 साल कबल जो है क्रिकेटिंग हिस्ट्री में जो है एक तारीख रकम हुई कि पहली बार कोई बड़ा इवेंट या आलमी कप एशिया की किसी टीम ने जीता। उससे पहले 1975 और 1979 ये दोनों वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज के हुए थे, हम सब जानते हैं इस बात को। और काली आंधी के नाम से मशहूर थी वेस्ट इंडीज की टीम, और वाकई यार गजब की टीम थी उस एरा में वेस्ट इंडीज की। जिस तरह की डेंजरस उनकी बॉलिंग थी और जिस तरह के उनके पास डैशिंग किस्म के प्लेयर्स थे, बैटर्स थे, सर विव रिचर्ड्स से लेकर और फिर दीगर प्लेयर्स। और क्लाइव लॉयड जो है वो भी बड़े अपने जोबन पर थे बतौर कायर। तो बात कर लेते हैं 1983 के वर्ल्ड कप की। जी हाँ, कपिल देव एशिया के कहना चाहिए कि सबसे पहले उभर कर सामने आने वाले बेहतरीन ऑलराउंडर जो एशियन क्रिकेट से जो है सामने आए, और एक ऐसा कैरेक्टर कि जिसकी क़यादत ने एक नई रूह फूंक दी। और ये वो एरा था, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये वो एरा था कि याद रखिए कि इस वक्त तक यानी कि मिड 70s के बाद से जितनी भी क्रिकेट हुई इस वक्त तक डोमिनेंस थी, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस थी। अगर हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ एक सुप्रीम फोर्स थी। उसके बाद अगर पीछे आने वाली टीमों की आप बात करते हैं तो इंग्लैंड, किसी हद तक ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड ऊपर आई थी। तो ये टीमें समझी जाती थी कि यार ये क्रिकेट की जो है ना पावर हाउस टीमें हैं, और जब भी वर्ल्ड कप या कोई ऐसा बड़ा इवेंट खेला जाएगा तो यही टीमें जो है वो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करेंगी, या इन्हीं में से कोई टीम जो है वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आएगी फाइनल में। इंग्लैंड भी हो सकती है और कोई और टीम भी। तो इंडिया ने वैसे ही सरप्राइज थ्रो किया फाइनल में क्वालिफाई कर। और आज वीडियो में बना नहीं रहा था, लेकिन मुझे याद था कि आज ये मामला है, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी। तो बहरहाल कंटिन्यू करते हैं कि इंडिया ने सरप्राइज थ्रो किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त जो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट है, जो अब 50 ओवर की होती है, वो 60 ओवर्स पर होती थी। एक इनिंग जो है वो 60 ओवर्स पर होती थी। और 60 ओवर्स बहुत होते हैं, लेकिन उस वक्त क्रिकेट जिस तरह से खेली जाती थी, तो अगर कोई भी टीम जो है वो 230-40 रन बना लेती थी तो वो एक अच्छा टोटल समझा जाता था कि हाँ यार ये फाइट कर सकते हैं, इन्होंने रन्स लगा दिए हैं बोर्ड पर। तो भारत पहले बैटिंग करने आया। यकीनी तौर पर 60 ओवर्स खेलना सबसे पहला लक्ष्य था, सबसे पहला जो मरहला था भारत के लिए वो 60 ओवर्स थे कि यार 60 ओवर्स किसी तरह से जो है ना बारी ली जाए और फिर एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा जाए कि जहां वेस्ट इंडीज की तगड़ी बैटिंग लाइनअप को फिर चैलेंज किया जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि उनकी बॉलिंग लाइनअप भी इक्वली बहुत ही जबरदस्त है वेस्ट इंडीज की। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू हुई, क्रिस श्रीकांत आए। क्रिस श्रीकांत ने इस मैच में 38 रन बनाए। जो 38 रन उन्होंने बनाए वो कितने वाइटल थे कि इस मैच में दोनों टीमों को मिलाकर कोई भी बल्लेबाज इनफरादी तौर पर 38 रन नहीं बना सका। ये सबसे बड़ा स्कोर था फाइनल का। उनके 38 रन इसलिए भारत की कॉज में बहुत अहम साबित हुए। फिर यह है कि नीचे से भी बड़ी फाइट हुई और महेंद्र अमरनाथ ने भी बैटिंग की, अच्छा मुकाबला किया। फिर नीचे आके संधू तक भी जो है वो रन आए। कपिल देव अपने स्टाइल से खेलते थे, 8 गेंदों पर करीब उन्होंने 13 रन बनाए और उसमें 3 चौके शामिल थे। तो वो उस एरा में भी जो है वो बेहतर खेले रना बॉल से, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस किस्म की क्रिकेट में, उस वक्त की क्रिकेट में। और फिर सामने जब अपोनेंट आपके वेस्ट इंडीज जैसे बॉलर्स हो, और उस वक्त की वेस्ट इंडियन बॉलिंग क्या थी ये आप सब जानते हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता था। सर्वाइवल गेम खेलने पर ज्यादा जाती थी टीम्स, और वही वजह होती थी कि कोई और सेकंड आपके पास आंसर नहीं होता था उनकी बॉलिंग का। बहरहाल 183 रन, 54 ओवर, 55वां ओवर चल रहा था, आई थिंक के 54.5 ओवर हुए थे, 183 रन बना लिए थे। 183 रन का जब टोटल लगा तो सबके जहनों में ये बात थी कि यार वेस्ट इंडीज इसको चेज डाउन कर जाएगा, उनके पास बड़ी फायर पावर है, उनके पास गॉर्डन ग्रीनिश भी थे, सेंसेशन थे वो। उसके बाद नए थे उस वक्त डेजमंड हेन्स भी थे, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये ओपनिंग बल्लेबाज था डेजमंड हेन्स। और मैंने खुद इसको इसके कैरियर के आखिरी मराइल में बहुत ज़्यादा खेलते हुए देखा। तो वाकई एक अलग अलग किस्म का टच था
इस पेयर में, और ये बड़ा ही डेंजरस पेयर था। हेंस और ग्रेनिच आज भी बड़ा मशहूर पेयर तस्वुर किए जाते हैं, लोग याद करते हैं इनको। बहरहाल संधू ने जो है वो ग्रेनिश को चलता किया, और संधू की जब विकेट हुई तो तब भी उम्मीदें ऐसी नहीं बनी थी कि यार भारत जो है ये फाइनल जीत सकता है, क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज के रैंक्स में बड़े बड़े सूरमा मौजूद थे, विव रिचर्ड्स भी मौजूद थे, हेंस आने वाले थे, और फिर रॉजर बिनी ने क्लाइव लॉयड को बीच में आउट किया था। उसके अलावा अगर बात करें इस टूर्नामेंट की कि किस तरह से भारत ने इसमें परफॉर्म किया, तो कपिल देव ने इस तरह से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो हम कहते हैं करना, वो इस तरह से किया कि नॉट विद द बॉल, और वो जो इंस्पिरेशन आई लोगों में, उनकी पूरी टीम में, उनकी क़यादत से, उसके अलावा भी कपिल देव ने वहां पर 5वें जो है ना लीडिंग रन गेटर का एजाज भी हासिल किया, यानी वो टॉप रन्स गेटर की लिस्ट में जो है वो नंबर 5 पर रहे। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट था कि बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों के भीड़ में, बीच में आप 300 प्लस रन्स वर्ल्ड कप में उस वक्त के, जो ये आप कह लें कि 80s का, अर्ली 80s का ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसमें ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और श्रीकांत का मैंने आपको बताया 183 रन किए। और अगर बात करें कि मदन लाल आए, मदन लाल का वो जो स्पेल था, मैं समझता हूँ वो बहुत क्रूशल था कि जहां उन्होंने पहले जो है वो डेजमंड हेंस को चलता किया, उसके बाद सर विव रिचर्ड्स की विकेट जब उन्होंने ली, तब एक बिल्कुल ही डिफरेंट लगी टीम इंडिया। ऑल ऑफ द सडन जैसे ही विव रिचर्ड्स आउट होकर पवेलियन लौटे हैं, उसके बाद जो अगली गेंद हुई है, तो वो जो सीने थे, छातियां थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो फूल रही हैं, और यकीन हो चला है मतलब टीम इंडिया को कि यार आज हम कुछ तारीख बदलने जा रहे हैं और आज हम तारीख बदल देंगे। तो ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि अमरनाथ ने 3 विकेटें ली, जो कि बड़ा जबरदस्त रहा। मदन लाल ने 3 विकेटें ली। रॉजर बिनी जो है वो इस टूर्नामेंट में लीडिंग विकेट टेकर हुए। जी हाँ, रॉजर बिनी ने फाइनल में भी कमाल काम किया, और इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और बेहतरीन बॉलिंग की। 18 उनकी विकेट्स की तादाद थी, और वो टॉप जो है वो रन विकेट टेकर हुए। और उसके बाद फिर 17 पर आए दीगर लोग। तो बात कर लें अगर कि जब कपिल देव ने क्लाइव लॉयड का कैच लिया था, जी हाँ, और महेंद्र अमरनाथ की बॉल पर लिया था, वो कैच भी बड़ा प्रेशरस कैच था, और वो एक अथॉरिटी शो कर रहा था कि यार ये कैच अगर हो गया तो बस ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और रनिंग कैच था, कपिल देव ने लिया। उस वक्त की क्रिकेट और उस वक्त जिस तरह का बैकग्राउंड में क्राउड होता था, आप जानते हैं कि क्रिकेट डे बाय डे इम्प्रूव हुई है, यानी कि उसकी जो जिद्दतें हैं उसको खेलने के लिए साइड स्क्रीन्स की और बेहतरी आई है। लेकिन उस वक्त जो क्राउड होता था, ऐसा होता था कि आप मैच जीत जाएं तो तमाम का तमाम क्राउड ग्राउंड में भागकर आ जाता था। बड़ा मुश्किल होता था उसको रोकना, यानी कि अपने जज्बात का इजहार करने के लिए सब आ जाते थे मैदान में। तो वहाँ बड़ा ही कमाल कैच लिया कपिल देव ने, और उन्होंने क्लाइव लॉयड को चलता किया। और फिर ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगने लगा कि एक ही टीम है जो जीतने के लिए आई है, और उसका नाम है टीम इंडिया। तो यकीनी तौर पर अगर आप 40 प्लस रन्स के मार्जिन से इतने कम रन्स बनाने के बाद आप शिकस्त दे देते हैं। और एक कमाल की बात बताऊं कि ये 37 साल हो गए, एक बड़ा ही मुनफरिद रिकॉर्ड है जो आज तक नहीं टूटा। वो रिकॉर्ड ये है कि कभी भी आलमी कप या विश्व कप, तो इसके कभी भी फाइनल में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 183 किए और दूसरी टीम को हरा दिया, यानी फाइनल में। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इतने कम रन्स बने हों और उसके बाद जो है वो चेजिंग टीम हार गई हो। हाँ, मुझे एक चीज़ है मेमोराइज के 1999 में पाकिस्तान बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई, उनकी बैटिंग कंडीशंस भी सूट नहीं कर रही थी, लेकिन 132 रन सामने देखकर ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस को फिर नहीं खातिर में ला रहा था। उनको मालूम था कि आज हमारा दिन है, हमने इन्हें बिल्कुल इनकी बैटिंग लाइनअप को एक्सपोज कर दिया है। और बाद में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की यार कमाल किस्म की जो बल्लेबाजी भी की ना, जो चढ़ाई की, तो बिल्कुल ही कोई आंसर नहीं था। अर्ली ऑन सिर्फ यही चांस था कि 12, 15 या 20 रन तक भी 2 से 3 विकेट गिरें तो शायद ये मैच इंटरेस्टिंग हो जाए।
हाँ, ये अलग स्टोरी हो सकती थी कि कोई एक आधा बल्लेबाज पाकिस्तान का नीचे से फाइट कर जाता, किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो पहुंच जाते 170, 180, 190 तक, तो आई थिंक कि वो मैच भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता था। लेकिन बिल्कुल ही रन्स नहीं थे बोर्ड पर, मतलब वो सिर्फ 100 रन्स की जानिब ऑस्ट्रेलिया देख रही थी कि यार हमें 100 रन्स करने हैं और तेज आना है। हमने पहले 40-50 रन्स किए, इनके हाथ पांव वैसे ही फूले हुए हैं तो बिल्कुल ही गिर जाएंगे। और ये जितने भी बड़े बॉलर्स हो, हालांकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप उस वक्त बड़ी जबरदस्त थी, उस 1999 के टूर्नामेंट में जो है ना, मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग डेफिनेटली कुछ अलग ही थी। लेकिन जब सामने रन्स ही नहीं थे तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता था। आपका एक तो वैसी बैड डे इन दी ऑफिस है, उसके बाद आपसे रन बिल्कुल भी नहीं हुए हैं, 200 भी नहीं हुए, तो फिर आपके लिए मुकाबला करना हरगिज हरगिज आसान नहीं था। तो यार हेड्स ऑफ टू कपिल देव, हेड्स ऑफ टू टीम इंडिया कि पहली बार वेस्ट इंडीज हैट्रिक करने जा रहा था, ऑलमोस्ट कर गया था अपने टाइटल्स की, कि यार आलमी कप जो है वो तीनों वेस्ट इंडीज की झोली में गिर जाएंगे। लेकिन पहली खुशी मिली हम सबको बतौर एशियंस के एशिया की पहली टीम बनी भारत कि जिसने आलमी कप जीता। और फिर भारत ने जब आलमी कप जीता तो उसके बाद से एशिया की क्रिकेट ने बड़ा इंप्रूव किया। ये बात कम लोग डिस्कस करते हैं, लोग जीत तक आकर महदूद हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर दैट 1983 वर्ल्ड कप जो 37 साल कबल हुआ था, उसके बाद आप देखें कि आने वाले 5-6 साल में इम्प्रूव किया भारत ने, पाकिस्तान ने बहुत इम्प्रूव की अपनी क्रिकेट। और फिर टेस्ट मैचेस का उस वक्त जो है ना ड्रॉ हो जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी, तो टेस्ट मैचेस ड्रॉ होने लगे, ये लोग हारने से बचना सीखे, ड्रॉ करने लगे, फिर आगे जाकर जीत भी हिस्से में आने लगी। भारत के पास कपिल देव थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के पास इमरान खान आ गए, इमरान खान ने भी फिर पाकिस्तान की टीम को आगे किया। और कल मैंने बात की थी, एकदम से एक भाई का सवाल था देन एंड देयर जहन में आ रहा था, तो मैंने शायद 90s के आगे से बात कर दी थी कि इमरान खान बेस्ट कैप्टन थे, कि उन्होंने बिल्कुल ही एक हल्की टीम से जो है वो इस तरह का नतीजा ले लिया था कि जिसमें वसीम अकरम मौजूद थे, आकिब जावेद नया था, लेकिन वो बड़ा लीथल साबित हो गए क्योंकि आउटस्विंग करते थे और पूरे टूर्नामेंट में सरप्राइज किया आकिब ने। वकार यूनिस, सईद अनवर मौजूद नहीं थे जो आ चुके थे पाकिस्तान की टीम में, लेकिन दोनों ही जो है अपनी मसाइल की वजह से, वकार तो बहुत बुरा इंजर्ड थे तो ये लोग जगह नहीं बना सके। आमिर सुहेल आ गए थे रमीज राजा के साथ ओपन करने, लेकिन पाकिस्तान ने जो बतौर ऑन पेपर एक बहुत ही कमजोर आउटफिट नजर आती थी, वर्ल्ड कप 1992 जीत लिया था। तो फिर मैंने धोनी, गंगोली की मिसालें भी दी। यकीनी तौर पर हम एशिया में जब बात करेंगे तो सबसे पहले कपिल देव की बात करेंगे कि कपिल देव ने भी जो है एक अच्छी साइड थी उनके पास, लेकिन अगर उस वक्त आप वेस्ट इंडीज से कम्पीट करने निकले हैं तो आप यकीन जानिए कि बड़ा फर्क था। और उनके स्टाइल ऑफ प्ले में जो वो खेलते थे ना, यानी कि कहते हैं ना कि वो बहुत अग्रेसिव टीम थी, यानी कि उस एरा में इतनी अग्रेशन अफोर्ड नहीं कर सकती थी अपोजिशन, लेकिन वो खेलते ही एक ही वे से थे, अग्रेशन अग्रेशन अग्रेशन। तो वहां आपको उन्हें काउंटर करने के लिए कम से कम खुद को उठाना था। अगर आपके पास 145 वाले बॉलर्स, 140 प्लस वाले, उस वक्त स्पीड गन का तो सिलसिला था नहीं, लेकिन मैं एक नेकेड आई से बता रहा हूं कि 140 वाला बॉलर नहीं भी है, 135 से 130 वाला है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि जब आप बॉल कराएं तो आप थोड़ा सा आगे जाएं, बैट्समैन को देखें, फील्डर्स क्लैप करें, रेस करें अपना गेम, शोर मचाएं, बैक करें एक दूसरे को, अपोजिशन को बताएं कि यार तुम ये जीते हुए नहीं हो, अभी हम हैं मौजूद मैदान में, अभी तुमने हमसे लड़ना है। तो वो लड़ाई वाला एटीट्यूड लेकर आई ये कपिल देव की जो टीम थी, और प्लेइंग 11 जो मौजूद थी उस दिन, बड़ा ही कमाल काम किया उन्होंने। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 183 रन जैसा टोटल या इतने कम रन बनाकर कभी भी बैट फर्स्ट करने वाली टीम आज भी विश्व कप, आलमी कप या फिर वर्ल्ड कप कह लें, वर्ल्ड कप में आज तक कोई भी टीम इतना कम टोटल कर सुरखरू होकर मैदान से नहीं निकली। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान से बाहर आना जीत के साथ, और फिर एक इतनी बड़ी हस्ती से कपिल देव का जो है वो स्टील की। अच्छा, मैं एक अपनी दिल की बात शेयर करता हूँ, आप लोग भी शेयर कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में, कि मुझे ऐसा लगता है क्रिकेट जितनी भी एडवांस हुई, यकीनी तौर पर ट्रॉफीज आई, बड़ी खूबसूरत ट्रॉफीज हुई, 1990
2 की ट्रॉफी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि मेरा मुल्क भी जीता था यार। पाकिस्तान इमरान खान ने उठाई थी, क्रिस्टल की वो ट्रॉफी थी, बड़ी उसकी चर्चा थी, पहली बार बड़ी डिफरेंट ट्रॉफी की गई थी। फिर यकीनी तौर पर और गोल्ड प्लेटेड फला फला ट्रॉफी जिद्दत आई। लेकिन यकीन जानिए आज भी न जाने क्यों ये जो मैं 1983 वाली ट्रॉफी देखता हूँ ना, ये बड़ी सी भले स्टील, तो मुझे लगता है कि यार ये कोई ट्रू मेहनत का नतीजा लगती है ट्रॉफी। ऐसा फील होता है मुझे कि यार ये इस किस्म की ट्रॉफी और लग भी रहा है कि यार हाँ आप कुछ जीत गए हो। यानी मुझे जाती हैसियत में समटाइम्स जो है मतलब उस ट्रॉफी की बनावट मुनफरिद तो अब होती हैं ट्रॉफीज, लेकिन मुझे जरा जाती हैसियत में कुछ क्लासिकल जो टच आता है उस ट्रॉफी में मुझे ज्यादा पसंद है। वो आप देखते हैं ना कि पुरानी फिल्मों में या किसी के पास आप जाएं, किसी लेजेंड के पास या उनके घर, तो आप देखते हैं कि उनकी जो है ना अचीवमेंट्स रखी हुई होती हैं, मेडल्स, ट्रॉफी, सुवीनियर, सब कुछ। तो हम देखते हैं कि वो ट्रॉफीज इसी किस्म की होती हैं और वो भारी भरकम ट्रॉफी, स्टील का टच आ रहा है उसमें, तो बड़ा कमाल एक फील आता है। तो बहरहाल आज का बड़ा अहम दिन था और मैंने इसलिए कहा कि नहीं यार वीडियो तो आज बनाऊंगा, चाहे थोड़ी छोटी बनाऊं। और बहुत सारे भाइयों ने कल सवाल जो है वो किए, लेकिन शायद दूसरी जगह पे किए। मैंने बताया था कि मैं कमेंट करूं, उसके नीचे सवाल कीजिएगा। तो नाम मैं कोशिश करता हूं कि आज की वीडियो के साथ थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से फर्स्ट क्लास और बिल्कुल ठीक हूं। मैं आप लोगों के नाम ले दूं, मोन्टू खान, देखें पहले इसका नाम याद आ गया, ये भाई एक मैसेज करता है कभी नहीं भी करता। और यश हो गया और देव हो गया, उसके बाद इकबाल हो गया, प्रतीक हो गया और सूरजू हो गए और अबे लाले हो गए, और कौन हो गया, बहुत सारे लोग हैं यार, जतिन हो गए, जतिन, बहुत सारे नाम है, राजवीर, दो तीन राजवीर हैं, राजवीर सिंह भी हैं, राजवीर एक और भी हैं जिन्हें मैंने कहा था कि दोस्त मैं राजवीर नाम लूं तो आप समझ जाए मैं आप सबको मुखातिब कर रहा हूं। और उसके अलावा और बहुत सारे भाई हैं, अभी मुझे नाम याद आते हैं तो मैं साथ साथ लेता हूं। अभिषेक हैं और उसके अलावा और बहुत से लोग हैं यार जो मैसेजेस, एक के डी के भाई हैं, उन्होंने भी मैसेजेस किए हैं और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया आई थिंक मुझे अभी रिसेंट पास्ट में। और डी के भाई वो आप जो बात लिख रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है यार, और बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बस वीडियो जमकर देखिए। और यकीनी तौर पर इस वक्त कोरोना वायरस के मामलात हैं तो ज़िंदगी उस तरह से नॉर्मल नहीं है जिस तरह से आम दिनों में हुई भी होती है। तो समटाइम्स अपीयरेंस में मैं भी बड़ा सोच रहा होता हूँ, यानी यार मैं ऐसा नहीं है मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत दूर आता हूँ, सही है, मैं अपने काम से जाता हूँ उसके बाद, लेकिन एक बात है कि मैं जैसे अपने हेयर कट करूं, मैं अपनी शेव करूं, तो मैं बड़ा मोहतात हूं इन मामलात में। मैं बहुत मोहतात हूं कि मुझे कब कराना है, कितने रिस्क वाली जगह पे कराना है, बाकी तो सब अल्लाह की मर्जी है। मुझे ये फिक्र ज़रूर रहती है कि यार मैं अपना इस तरह से ख्याल ज़रूर रखूं कि मैं मतलब जानबूझकर तो खुद को ना झोंकूं ना कि यार हाँ मुझे कुछ लग जाए। तो मैं भी बड़ा जो है ना वो मैनेज करता हूँ चीज़ों को देख कर समझ कर, और मैं खुद पर जो काम करता हूँ वो देख कर करता हूँ। तो बहरहाल आपका बड़ा शुक्रिया। और यार बहुत सारे नाम हैं जो अभी फिर राइट नाउ यार वो आप लोग अपने भाई असल नाम लिख दो या अपनी आईडीज़ असल नाम से बना लो, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप लोगों की आईडीज़ हैं वो गिली है, और एक दोस्त है जो मेरा नाम गलत लिखता है, शायद मजाक करता है, वो क्या है जॉर्ज बेली, जो क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी भी की है, बड़ा अच्छा क्रिकेटर था, उसके नाम से आईडी बनी हुई है भाई तुम्हारी। उसके बाद अमित मिश्रा साहब हैं, उनका हमेशा नाम लिखता हूँ, काबिल एहतराम है। डॉक्टर जयप्रकाश हैं, डॉक्टर अंकित हैं, ये वो लोग हैं जो आजकल कमेंट नहीं भी कर रहा हूँ लेकिन आई एम क्वाइट श्योर। और डॉक्टर जय ने तो मुझे बताया भी था कि वो कोरोना के पेशेंट्स के साथ बहुत बिजी हैं, वो भी जो है इंडिया से हैं लेकिन रहते वो बाहर हैं, आई थिंक कि स्वीडन में होते हैं वो या ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, इन दो में से एक जगह होते हैं। तो ये है कि ये सब वो लोग हैं कि मुझे मालूम है बड़े ट्रू स्पोर्ट्स लवर हैं और मेरे बड़े वेल विशर हैं। तो आप लोगों का बड़ा मशहूर हूँ। अंकित नाम के एक डॉक्टर साहब हैं और अंकित नाम के एक या दो और भी दोस्त हैं जो मैसेजेस करते हैं, एक बधोलिया करके हैं अंकित, वो भी याद आ गए। देखो अंकित आज तुम भी याद आ गए हो, तुम कहते हो कि आपको मैं याद नहीं रहता, बस कमेंट्स करते रहो, कमेंट्स करो अपनी कोई ना कोई दिल की बात, छोटा सा शॉर्ट कमेंट करो। और हाँ यार बहुत बड़े कमेंट्स करते हैं तो वो ज़रा सा मुश्किल होता है, फिर उसके लिए बड़ा सुकून चाहिए होता है, क्योंकि मैं वो वाली पर्सनैलिटी नहीं हूँ
कि यार मैं बस नज़र से गुजार दूं, फिर मैं कोशिश करता हूं कि यार चलो जो बहुत बड़ा कमेंट है उसको अभी जाने दूं और मैं बाद में पढ़ लूं। तो वो भले एक दिन बाद पढ़ूं लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर। जैसे अमित साहब बहुत दफ़ा हमें कमेंट्स करते हैं तो मैं उनके भी कमेंट्स पढ़ता हूँ और फिर मैं पूरे पूरे पढ़ता हूँ और फिर मैं जानता हूँ, समझता हूँ उन्हें पढ़ करके वो क्या कहना चाह रहे हैं। जब भी मैं उन्हें बताता हूँ कि यार आपकी सजेशन बहुत अच्छी थी, फला फला फला। तो ये है। उसके अलावा इकबाल का मैंने नाम ले दिया और बहुत सारे नाम है। देखें यार अब जब मैं वीडियो ख़त्म करूँगा ना तो फिर बहुत सारे लोग मुझे याद आएंगे। भाई यश है, देव है, बहुत सारे और लोग हैं। ये वो लोग हैं धड़ाधड़ मैसेज कर रहे हैं ना चाहते हुए भी याद हो गया। मोन्टू तुम्हारा नाम मैंने ले लिया है, मोन्टू खान पठान के नाम से तुम्हारी आईडी है और तुम भी खुश रहो यार, तुम भी अच्छे कमेंट्स करते हो। और बहुत सारे लोग हैं, प्रियान करके हैं एक, मैंने परसों नाम लिया था, भाई ने मुझे सब्सक्राइब किया कि मैं आपको ढूंढ रहा था बहुत अरसे से, आप मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मैंने आपका नाम लिया था। देखो मैंने तुम्हारी पूरी पहचान बता दी, आज मेरे जहन में तुम्हारा नाम नहीं आ रहा। त्यागी, त्यागी हो शायद, त्यागी है। उसके अलावा जमील है, वो भी मुझे काफ़ी मैसेजेस करता है कि मैं देखता हूँ और मैं इनबॉक्स में आपको बताता हूँ, अपनी राय का इजहार करता हूँ। बिलाल साहब हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया था कल। और उसके अलावा और महमूद साहब हैं, ये लोग भी देखते हैं और बता दिया करें। खैर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग दुनिया में कहीं से भी हो, सब मेरे लिए भाई उतने ही काबिल एहतराम है। हाँ, ये जिनकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ भाई, उसकी वजह ये है कि ये मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म से देखते हुए आ रहे थे ये लोग, और इन लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा ये कहा कि यार हम देखना चाहते हैं कि आप पूरी बात करें, आप अपनी पूरी वीडियो करें। फिर जब मैंने यहाँ पर बात करना शुरू की, वीडियोस बनाना शुरू की, अभी कुछ 2 महीने का 3 महीने कबल, तो जब स्टार्ट लिया तो सबने बड़ा बैक किया और अपनी आरा भी दी और सारी चीज़ें दी और बताया कि आप अभी हौले हौले ऐसे ही लगे रहें और जैसे भी आप बनाते हैं अभी बनाते रहें और आप उस कड़ी को पहले पार कर जाएं, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली जो है फिर लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो ये इस तरह के लोग हैं कि कौन आजकल यार किसी को इस तरह के मशवरे देता है। तो ये इन्होंने मुझे बड़े मुफीद मशवरे भी दिए हैं और मैं बाकी सबको भी याद रखता हूँ। और जैसे जैसे यार बहुत सारे लोग आएंगे, हर्षित भी है, हर्षित तुम कभी देख रहे हो कभी नहीं देख रहे, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं है। मनक सालवी मेरा भाई है, वो भी मुझे काफ़ी टाइम से देखता है और कमेंट भी करता है, कभी करता है कभी नहीं करता, लेकिन देखता है, मुझे मालूम है, वो बताता है मुझे। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, मैं जिनके नाम भूल जाता हूँ। मुझे असल में कुछ लोगों की आईडी है, कुछ लोग हैं, एक के जो है वो मोहसिन है, मोहसिन तारक वादिया, अगर मैं गलत कहूँ मोहसिन थोड़ा नाम में गड़बड़ हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। तारक वादिया नाम है उनका। ये बंदा भी मेरे पास इंस्टाग्राम पर है और ये मुझे जैसी हर वीडियो के बाद ये भी मुझे जो है वो हार्ट का साइन बनाकर और लव का साइन बनाकर मुझे ये एहसास ज़रूर दिलाता है कि यार मैं आपको देखता हूँ। तो और एक दो आईडीज़ हैं वो बड़ी मिक्स करके नहीं आप बना देते नाम लिखकर, वो भी है। मैं कोशिश करूँगा अगली बार उनको भी पढ़कर, या तो मैं कोशिश करूँगा एक दिन यार मैं आप सबको ना ढूंढ ढूंढ कर आप इस वीडियो के नीचे धड़ाधड़ कमेंट्स करें, इसको लाइक करें, ठीक है। उससे ये होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं अब एक बार ना एक पेपर लेकर बैठूंगा, आप सबके नाम लिख दूंगा, तो आप सबकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी कि यार आज मेरा नाम आ गया और कल मेरा नहीं आया था, तो आप सबके नाम भी आ जाएंगे। और कोशिश करूंगा हर दूसरी तीसरी वीडियो में मैं जल्दी जल्दी लास्ट के 3-4 मिनट में आप लोगों के जल्दी जल्दी नाम भी ले दूँ। अगर मेरे पास लिखे हुए होंगे तो आई थिंक कि मुझे 2-3-4 मिनट ही लगेंगे मैक्सिमम कि मैं आप सबके नाम ले दूँगा, तमाम भाइयों के। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ हमेशा की तरह आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों की मोहब्बतों का, चाहतों का। तो बस ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे लोगों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। क्रिकेट करीब आ रही है, शुरू हो रही है, उन्हें बताइए कि अगर उनका हार्डकोर टॉपिक नहीं भी है क्रिकेट, तो बिलीव मी ये मेरा वादा है कि मैं क्रिकेट की बात करूँगा और उसमें लॉजिक होगी, तो सेंस जब छलक रही हो किसी चीज़ में तो लोग उसको एंजॉय करेंगे, चाहे वो क्रिकेट पर कम या स्पोर्ट्स के कम लवर हो, आप लोगों से थोड़े कम लवर भी हो, लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा कि अच्छे अच्छे लोग हो, जिस तरह के आप सब भाई हैं ना, जैसे कि जो 400-500 भाई मुझे 300-400 याद होते हैं, तो इसी तरह टाइप के लोग जो है ना, एक होता है ना कि आप क्या सर्च कर रहे हो, मैं सब्सक्राइबर सर्च कर रहा हूँ, मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि आप मुझे देखो, मैं सर्च कर रहा हूँ, सही है, मैं मेहनत भी इसीलिए करता हूँ, आप लोगों से बात भी इसीलिए करता हूँ, लेकिन बिलीव मी मैं वो वाले सारे भाई सर्च कर रहा हूँ कि जो वाकई में एक बहुत ही तगड़े किस्म के क्रिकेट के लोग हों,
अगर मेरे पेज पर डिस्कशन हो तो कभी मैं पढ़ूं, जैसे अभी एक दिन पहले हो रही थी, आप लोग कह रहे थे यार हम किसी और की भी बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा इसमें मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा ये लगता है आप लोग लॉजिकल बात कर रहे हैं। कल भी दो दोस्त शायद देव और जतिन वगैरह मिलकर बात कर रहे थे, अपनी प्लेइंग 11 किसी एक ने बना दी थी और उस पर कोई डिबेट हो रही थी। तो ये अच्छा साइन होता है कि आपके प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट रिलेटिंग डिस्कशंस हो रही हैं। मैं भी बनाऊंगा यार वो करंट जो आपने कहा है ना कि करंट जितने भी करंट प्लेयर्स हैं हाजिर, उनकी आप प्लेइंग 11 बनाएं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। जतिन वगैरह तुम लोगों ने कहा है, देव तुम लोगों ने कहा है, मैं ज़रूर बनाऊंगा और कोशिश करता हूँ आने वाली 1-2 वीडियोज़ में बनाता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खबर दे दूँ मोहम्मद हफीज़ से, एज एक्सपेक्टेड बोर्ड नाराज़ है और वो 25-26 जून को फिर से टेस्ट होंगे और अगर एक टेस्ट नेगेटिव आ भी गया है तो पीसीबी अपने टेस्ट पर तो रिलाई करेगा। तो आई थिंक कि जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए वो आए हैं शौकत खानम से, बहुत रिलायबल है, ऐसा नहीं कि दूसरा इदारा रिलायबल नहीं है। शौकत खानम अस्पताल को लोग हमारे जो फॉर्मर कैप्टन और करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी वजह से भी लोग जानते हैं। एक दूसरा इदारा है वो भी बड़ा रेप्यूटेबल है, ऐसी बात नहीं है, कराची लाहौर वगैरह में, उसकी भी पाकिस्तान में काफ़ी ब्रांचेज हैं। हफीज़ उस स्पेसिफिक लैब पर गए थे और उन्होंने प्राइवेटली वहाँ भी अपना टेस्ट कराया जो नेगेटिव आया था कल। तो दुआ करते हैं। बहरहाल हम ये नहीं चाहते, हम भी क्रिकेट लवर हैं, हम चाहते हैं क्रिकेट हो भाई, सब यहाँ से जाएं तो फिर साथ खैरियत के जाएं और वहाँ जाकर जो इक़दामात हैं, वसीम खान साहब की कुछ बातों से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन जो बात उन्होंने एक और कही है कि हम वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से भी टच में हैं कि आपको क्या सहूलियात दी जा रही हैं, हम उनसे भी जान रहे हैं कि जो इंग्लैंड ने हमें बताया है उनके अपने मुल्क ने, तो वो हम जान रहे हैं कि यार क्या वैसी ही सहूलियात दी जा रही हैं। तो खैर है तो वो बेचारे जेंटलमैन और ऐसी बात नहीं है, वो सहूलियात देंगे। क्रिकेट को कहीं ना कहीं आकर शुरू तो होना है, मैं अपना स्टांस नहीं बदलता, लेकिन तकलीफ ये होती है कि भाई अगर इतने सारे लोग आपके यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं तो या तो वो किट्स देख लो, किट्स में तो मसला नहीं है, अब इतने प्लेयर्स आएंगे। हाँ यहाँ मैं आज भी इख्तिलाफ करता हूँ कि कोई भी प्लेयर है आपके मुल्क का खिलाड़ी है, डोमेस्टिक में टक्करें मार मार कर जो है ना भाई वो आया है टीम के दर तक, आप कह देते हो बैठकर ये तो अहम नहीं था। भाई अहम नहीं बोल रहे हैं ना, अगर वो अहम नहीं भी बोल रहे तो वो कह रहे हैं ये इतना मेरे लिए वैल्यूएबल है ही नहीं, फर्स्ट चॉइस था नहीं, फला आदमी रिजर्व था। अभी वो बाकी रिजर्व के बेचारों के टेस्ट हो गए थे, इमरान भट्ट लड़का है और रिजर्व के तौर पर आप ले जा रहे हैं, डोमेस्टिक का बड़ा तगड़ा परफॉर्मर है, बहुत रन्स किए हैं उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में और मैंने भी उसको देखा था एक दफ़ा खेलते हुए, तो अच्छा लगता है आंखों को, शॉट्स भी अच्छे हैं, देखेंगे, टेम्परामेंट भी बुरा नहीं है, देखेंगे। आलमी क्रिकेट की डिमांड्स कुछ अलग होती हैं, इतना ज़्यादा हर दफ़ा आपको नेकेड आई से नहीं पता चलता, क्योंकि अगर सामने बॉलिंग एक्सट्रीम क्वालिटी नहीं हो, सिर्फ अच्छी बॉलिंग हो, अच्छी बॉलिंग को तो मैंने उसे खेलते हुए देखा है, लेकिन होता है ना कि क्वालिटी बॉलिंग यूनिट सामने आएगा तब वो कैसा परफॉर्म करेगा। बहरहाल वसीम साहब तो कहते हैं वो तो रिजर्व में, तो रिजर्व वाले तो शायद नहीं खेलेंगे और वो कहते हैं जो T20 की लॉट है वो तो बाद में भी ज्वाइन कर सकती है। तो मेरा ख्याल से फिर मोहम्मद आमिर के लिए भी कोई राह बना दीजिए। उसकी और बातों से इख्तिलाफ है कि उसने टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ी, उसको पाकिस्तान को सर्व करना चाहिए था। वहाब का टेस्ट आप लोग अभी पॉजिटिव आ गया है, वहाब तैयार हो गए थे, उन्होंने कहा था मैं अवेलेबल हूँ अपनी नेशन को, अगर ज़रूरत पड़ती है टेस्ट मैचेस में मैं खेलूँगा। मैंने तो किसी और वजह से मना किया था कि क्रिकेट बहुत हो रही है, तो अब वो खेलने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं, वो तो अब फिलहाल तो वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो आमिर आ जाएं, क्या पता इंग्लैंड जाएं उनके अंदर वही स्पार्क आ जाए, क्योंकि इंग्लैंड जाते हैं तो बड़े पैशनेट हो जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़े पैशनेट थे, टेस्ट सीरीज़ खेलने गए 2 बार, वहाँ बड़े ये नज़र आए कि एनर्जेटिक हैं, क्योंकि वहीं उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ था और वो यकीनी तौर पर तौबा करने के बाद और सारे मामलात करने के बाद क्रिकेट में वापस आए। फैंस का दबाव भी बहुत आया उनके लिए कि यार इसको एक मौका दो। जितने बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे करंट उस वक्त, जैसे शेन वॉटसन ने बड़ी हमदर्दियाँ थी उनके साथ, विराट कोहली की थी कि यार आमिर छोटा है इसको एक मौका दे दो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो ये समझ जाते हैं। उन्होंने ये असिस कर लिया था कि यार आमिर पर ये दबाव ही आया होगा किसी कप्तान का, किसी प्लेयर का, क्योंकि उसकी एज कम है। तो इस वक्त आमिर जहां खड़ा हुआ था तो यहाँ आमिर का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था कि मैं इन हालात में और कोरोना के मामले के साथ मैं कैसे अपनी वाइफ को इस तरह से छोड़ सकता हूँ। तो इस मामले में बिल्कुल हम मोहम्मद आमिर के साथ हैं कि एसेट है हमारा, हम साथ हैं, मैं भी साथ हूँ। जहाँ उनकी वो वाली बात थी वहाँ मैं उनसे डिफ़र करता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हारी बॉडी कैसा फील करती है, लेकिन यार तुम बहुत यंग हो और तुम्हारे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ, तुम्हें तुम्हारा मुल्क, मैं भी तुम्हारे मुल्क का हिस्सा हूँ, मैं और दीगर फैंस, दीगर पाकिस्तान के जो फैंस हैं
वो सब तुम्हें देखना चाहते थे कि तुम पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाओ, तुम में है वो बात। तो यार तुम बहुत जल्दी टेस्ट मैचेस को खैर बात कहने का फैसला कर गए, जो कि गलत था। मैं आज भी इस बात को तुम्हारी गलती कहता हूँ, लेकिन ये जो अभी वाली बात है मैं तो कहता हूँ कि मार्जिन देना चाहिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात करनी चाहिए पीसीबी को कि आमिर ज्वाइन कर लेगा, हम वहाँ से उसका टेस्ट करके यहाँ उतारेंगे, और 14 की जगह अगर वो 12 दिन का भी पीरियड पूरा करता है तो आई थिंक कि कोई इशू नहीं होना चाहिए। जब वो खेलेगा उससे पहले उसका फिर टेस्ट ले लेना यार। तो कोरोना का टेस्ट तो अब सेम डे मिल जाता है रिजल्ट, हफीज को भी तो मिल गया। चलें, बहुत हो गई, लंबी हो गई, काफ़ी लंबी हो गई, ज़िंदगी ने वफा की, तो फिर मिलेंगे। और तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। सही है, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।